नमस्कार, मेरा नाम मनुषा है। मैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम लोग पठन करेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप और उसकी स्वनिम व्यवस्था। हिंदी का प्रयोग हिंदी क्षेत्र के बाहर भी होता है। यह भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं हिंदीतर क्षेत्रों में इसके प्रचार में जुटे हैं। हिंदी के प्रचार में सर्वाधिक योगदान हिंदीतर भाषियों का रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पंजाब, बंगला, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम में हिंदी भाषियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र, ओडिया आदि में हिंदी भाषी तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार यह भाषा उत्तर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण में अंडमान निकोबार तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल तक फैली है। आंध्र प्रदेश के बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में हिंदी की दक्कनी शैली का प्रयोग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे प्राचीन गढ़ी बोली मानते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में साहित्य, संस्कृति, धर्म, व्यापार, सामाजिक परिवेश और हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस और विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, परंतु सैकड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इसकी दशा और दिशा दोनों दयनीय है। आज हिंदी अपनों से भी अपेक्षित है। अधिकांश हिंदीवादियों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस दृष्टि से संघर्ष हिंदी कर रही है, या जो विशेष हिंदी को सहन करना पड़ा वह अंग्रेजी को नहीं। अंग्रेजी वर्तमान समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन केवल भविष्य का आधार नहीं बन सकती। गांधी जी ने कहा भी है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना पड़ेगी। हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप इसके उद्भव के समय से ही प्रारंभ हो गया था। शंकराचार्य और रामानंद ने जिस हिंदी का प्रसार किया वह आज देश के चारों कोनों की भाषा बन गई है। अरुणाचल प्रदेश से अंडमान निकोबार और गुजरात से रामेश्वर तथा कन्याकुमारी तक उसका प्रयोग होता है। ध्वनि और शब्द आदि के स्तर पर भी हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है। ध्वनियों की दृष्टि से भी भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं में स्वरों की संख्या लगभग समान है। शब्द के स्तर पर भी हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पर्याप्त समानता देखी जाती है। उदाहरण, कलश को तमिल में कलशम लिखा जाता है। इसी प्रकार मुहावरों में भी पर्याप्त समानता देखी जा सकती है। हिंदी अंड के मुंह में जीरा, पंजाबी अंड दे मुंह विच जीरा बन जाता है। राष्ट्रीय परिवेशों में हिंदी कई भूमिकाएं एक साथ निभा रही है। यह राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजकीय कामकाज की भाषा भी है और पूरे देश में स्वीकार्य संपर्क भाषा भी है। यह राष्ट्र एकता और आत्मीयता का भी प्रतीक है। यह जन जन की भाषा है। यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा साहित्य से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल की धड़कन है और राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अगला, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। स्वनिम शब्द अंग्रेजी भाषा के फोनिक का नवीनतम हिंदी अनुवाद है। स्वनिम के लिए अब तक ध्वनिग्राम और स्वनिग्राम शब्द का प्रयोग होता रहा है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में फोनिक का हिंदी अनुवाद स्वनिम कर दिया है। स्वनिम की परिभाषा। भोलानाथ तिवारी के शब्दों में स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो बौद्धिक यथार्थ में होकर मानसिक यथार्थ होती है तथा जिसमें एक से अधिक ऐसे उपसर्ग होते हैं जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते जुलते हैं।
अर्थभेद में असमर्थ तथा आपस में मुक्त विरक्त होते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा के शब्दों में, स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है जो ध्वनियों का अंतर प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर तिलक सिंह के शब्दों में, स्वनिम उच्चरित पक्ष की विषम स्वनिक अर्थभेदक तत्व की इकाई स्वनिम है। ब्लूमफील्ड व डैनियल जोन्स ने स्वनिम को बौद्धिक इकाई माना है। एडवर्ड सापिर ने स्वनिम को मनोवैज्ञानिक इकाई माना है। डैनियल जोन्स के शब्दों में, स्वनिम मिलते जुलते ध्वनियों का परिवार है। W.F. इवोल्डल ने स्वनिम को अमूर्त काल्पनिक इकाई माना है। स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक महर्षि पाणिनि है। स्वनिम विज्ञान लिपि निर्माण का मूल धारा है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा के स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। यह भाषा की सबसे लघुतम अखंड इकाई है। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं: उत्पादन, संवाहन और ग्रहण। स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबद्ध लघुतम सार्थक ध्वनि है। स्वनिम शब्द अंग्रेजी के फोनिक शब्द का हिंदी अनुवाद है। स्वनिम किसी भाषा या बोली में उच्चरित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। देवनागरी लिपि में एक स्वनिम के लिए एक ही चिन्ह निश्चित है। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है। हिंदी स्वनिम 2 प्रकार के हैं: गंड्य स्वनिम, गंड्येतर स्वनिम। गंडी स्वनिम ऐसी ध्वनियों जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं, वे गंडी स्वनिम कहलाती है। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है। काल और प्रत्यय की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके 2 भेद हैं: स्वर और व्यंजन। इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। स्वर: आ, ई, उ, ए, ऐ, औ। मूल स्वर 11 है। आ और आ 2 अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग। ह्रस्व स्वर: आ, ई, उ, दीर्घ स्वर: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर: ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन का से हा तक: कवर्ग: ख, ख, ग, ग, ङ। चवर्ग: छ, छ, ज, छ, ञ। टवर्ग: ठ, ठ, ड, ट, न। तवर्ग: थ, थ, द, थ, न। पवर्ग: फ, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, ह। क्ष, त्र, क्ष। हिंदी में नासिक के व्यंजन विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करते हैं। मा तथा न स्पष्ट स्वनिम है, जैसे माला, नाला। न्यूनतम युग्म मिलते हैं। न तथा न भी न्यूनतम युग्म अणु का आधार पर स्वतंत्र स्वनिम है। इसके बावजूद भी हिंदी में न के न पढ़ने की प्रवृत्ति है। न स्वतंत्र स्वनिम है और ङ, ञ तथा न इसके उपस्वन है। गंड्येतर स्वनिम: जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता है, वे गंड्येतर स्वनिम कहलाता है। गंड्येतर स्वनिम स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये गंड्य स्वनिम पर निर्भर होते हैं। ये अव्यक्त तथा अविभाज्य है। इसके मुख्य भेद निम्न हैं: बलाघात, अनुताप, मात्र या दीर्घता, अनुनासिकता, संहिता या संगम। ये सभी गंड्येतर स्वनिम है। बलाघात: भाषा के व्यवहार में किसी अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात कहता है। सामान्यतः बलाघात किसी स्वन विशेष पर नहीं होकर अक्षर पर ही होती है। जिस अक्षर पर अधिक बलाघात होता है, उसका स्वर उच्च होता है। बलाघात के कम या अधिक होने के कारण शब्दों के अर्थ बदल जाता है। उदाहरण: पिताजी ने मुझे 10 रुपया दिए। अर्थ: पिताजी ने मुझे 10 रुपया दिए, औरों को नहीं। अनुदान: सामान्यतः अनुदान स्वरों के उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह का क्रम है, जो एक से अधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई
के उच्चारण में सुना जा सकता है। सुर में एक ध्वनि है। अनुदान में एक से अधिक ध्वनियों का समावेश होता है। इसका संबंध स्वरतंत्रियों के कंपन में अंतर से है। स्वरतंत्रियों के कंपन को तान कहा जाता है। कंपन की अधिकता और कमी अथवा सामान्य स्थिति के आधार पर उच्च निम्न और सम 3 भेद किया जा सकता है। कंपन में यह अंतर जब शब्द पर होता है तब इसे अनुदान कहते हैं। शब्द या वाक्य उच्चारण करते समय सुर या अनुदान में अंतर होने से अभिप्राय बदल जाता है। इसके आधार पर वक्ता की मनस्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। मात्रा या दीर्घता। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगाने वाले समय को दीर्घता या मात्रा कहा जा सकता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और कुछ के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक। इस दृष्टि से हिंदी में ह्रस्व दीर्घ 2 रूप है। संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ और लुप्त 3 मात्राएं होती है। ह्रस्व किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा कम है, जैसे आ, ई, उ आदि। दीर्घ किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, जैसे आ, ई, उ। प्लुप्त किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे संस्कृत में औं का औ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। हिंदी में लुप्त स्वर नहीं है। अनुनासिकता किसी भी ध्वनि के उच्चारण में जब हवा मुख से साथ साथ नाक से भी निकलते हैं, वे अनुनासिक ध्वनियाँ कहलाती है, जैसे सांस, चांद, हास, चांदनी, आंचल आदि। संहिता या संगम शब्दों अथवा वाक्य के उच्चारण करते समय शब्दों के स्वरों या व्यंजनों के बीच रिक्त स्थान के कारण आया हुआ अर्थ परिवर्तन संगम या संहिता कहलाता है। यदि यह सीमा स्पष्ट नहीं होते तो अर्थबोध प्रभावित होता है और कई बार तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण होली, हो ली, तुम्हारे, तुम हारे आदि।